विधानसभा की कार्रवाई अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दी गई है। तो विधानसभा की कार्रवाई को फिर से स्थगित किया गया। अनिश्चितकाल के लिए 15वीं विधानसभा का 8वां सत्र चल रहा था। एक बार फिर से हंगामा विधानसभा में। ये 15वीं विधानसभा का 8वां सत्र चल रहा था। एक बार फिर से जमकर हंगामा हुआ विधानसभा में। विपक्ष का जोरदार हमला। बाबूलाल हमारे साथ जुड़ गए, बाबूलाल से बात करते हैं। बाबूलाल, एक बार फिर से विधानसभा की कार्रवाई को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया गया है। क्या अपडेट विधानसभा से बाबूलाल? विधानसभा की कार्रवाई अनिश्चितकाल के स्थगित हो गई है। अब चुनाव होंगे, नई सरकार बनेगी, तब विधानसभा फिर शुरू होगी। और विधानसभा कभी भी शुरू हो सकती है, लेकिन अब संभावना पूरी यही है कि अब कोई सत्र नहीं होगा। और अब जो है चुनाव होने के बाद में जिसकी नई सरकार बनेगी, जिस पार्टी की, तब जाकर के विधानसभा शुरू होगी। तो कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित हो गई है। जिस तरह का माहौल होना चाहिए था वो माहौल देखने को नहीं मिला। सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच में तीखी नोकझोंक, हंगामा, शोर शराबा के हालात बने रहे और एक सौहार्दपूर्ण माहौल होना चाहिए था वो नहीं रहा। वैल में नारेबाजी के साथ में विधानसभा को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित किया गया और जब जनगणमन के लिए कहा गया तब जाकर के विपक्ष के जो विधायक है अपनी सीटों पर गए और उन्होंने जनगणमन में भाग लिया। तो जिस तरह की परंपरा है, एक फोटो सेशन होता है सभी विधायकों का, सब लोग गिले शिकवे भुलाते हैं, गले मिलते हैं और फिर से मिलने का वादा करते हैं, उस तरह के लम्हे आज विधानसभा में देखने को नहीं मिले। मदन दिलावर का जो निलंबन था वो रद्द नहीं हो पाया और उसको रद्द कराने की मांग को लेकर इधर आ जाओ को लेकर विपक्ष जो है वो हमलावर रहा। आखिर तक इस बीच में बिना चर्चा के कई बिल जो है पारित कर दिए गए और बिल ऐसे पारित हो रहे थे कि जैसे कि कोई बारिश की झड़ी लग रही हो। और इतना यानी कि किसी मुश्किल से बलवान पूनिया जो है वो बोल रहे थे पक्ष और विपक्ष के बीच में, वो माकपा के विधायक हैं और न सत्ता पक्ष के विधायक बोल रहे थे बिलों पर, न विपक्ष के विधायक बोल रहे थे। हंगामा चल रहा था और ऋण राहत आयोग का जो बिल था वो भी बिना चर्चा के पारित हुआ। एक तरह से सिर्फ और सिर्फ बलवान पूनिया उस पर बोले। कई बड़े बिल थे जिन पर चर्चा होना जरूरी थी लेकिन नहीं हुई और एक भावुक माहौल जो देखने को मिलता था हर बार, वो इस बार की विधानसभा के आखिरी सत्र में देखने को नहीं मिला। यानी जो आखिरी मिलाप की औपचारिकता होती है वो भी खत्म कर दी गई इस बार बाबूलाल। कटु अनुभव है एक तरह से। इस तरह के अनुभव जो है ना होते नहीं विधानसभा की परंपरा में। सब अपने गिले शिकवे भुलाते हैं, गले मिलते हैं और फिर मिलने का वादा करने के साथ में अपने इलाकों के लिए निकलते हैं। लेकिन इस बार ऐसा देखने को नहीं मिला। शायद जमाना बदल रहा है तो जो माननीय है वो भी वक्त के साथ में अब बदल रहे हैं और एक नई परंपरा इस तरह की शुरू हुई है जिसका किसी भी तरह से समर्थन नहीं किया जाना चाहिए। और आज जो सब कुछ देखा गया वो अप्रत्याशित था सदन में, जिसकी कल्पना किसी ने नहीं की थी। और अगर पहले सारी चीजों को एक साथ बैठ करके कर लिया जाता दुरुस्त तो शायद मनमुटाव नहीं देखने को मिलता। और आज जो चीजें हुई वो किसी भी तरह से ठीक नहीं कही जा सकती थी। लिहाजा कई विधायकों ने मन मसोसा होगा, कईयों को लगा होगा कि नहीं ये जो हुआ वो बहुत ही गलत था। जिद पर अड़े रहना, अडामेंट हो जाना, गतिरोध का बरकरार रहना, ये बताता है कि विधानसभाओं में यानी कि जिस तरह से पहले कामकाज होता था वो अब नहीं हो रहा है। और राजस्थान की विधानसभा के तो उदाहरण दिए जाते हैं पूरे देश में कि यहाँ की गौरवशाली परंपराएं हैं, नियम कायदे और जो प्रक्रिया राजस्थान की विधानसभा में चलती है उसको देखने के लिए, समझने के लिए कई प्रदेशों के जो विधायक हैं वो यहाँ पर आते हैं, वोट सीख लेते हैं हमारे माननीयों से। लेकिन इस मर्तबा माननीय चूक गए एक अच्छी परंपरा स्थापित करने में। और जी बाबूलाल, सुधीर शर्मा भी हमारे साथ जुड़ गए, उनसे भी बात करते हैं। आप बने रहिएगा बाबूलाल, मैं फिर से लौटूंगा आपके पास में। सुधीर, जैसा कि उम्मीद थी एक बार फिर से हंगामा हुआ। मदन दिलावर के निलंबन को रद्द करने की लगातार मांग की गई, निलंबन रद्द नहीं हुआ और उसके बाद में विधानसभा को फिर से जो है वो अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया गया। इस बीच सुधीर लगातार जो है वो बिल भी पारित होते रहे
और माना यह जा रहा है कि आज अंतिम दिन था, इसके बाद में अगली नई विधानसभा बनेगी और उसके बाद ही जो है वो फिर से विधानसभा शुरू होगी। सुधीर, देखिए 15वीं विधानसभा का आज अंतिम कार्य दिवस था, यानी अब चूंकि विधानसभा के चुनाव होने हैं दिसंबर के अंदर, तो 15वीं विधानसभा का कार्यकाल पूरा हो जाएगा। इसके बाद जब नवगठित विधानसभा होगी तो 16वीं विधानसभा कहलाएगी, वो एक अलग परिदृश्य होगा। जहां तक इस 15वीं विधानसभा के परिदृश्य की बात की जाए तो आज इस बात की उम्मीद लगाई जा रही थी कि जो सत्ता पक्ष और विपक्ष यानी खासतौर से बीजेपी विधायकों के साथ जो गतिरोध बना हुआ है वो शायद आज टूट जाएगा, लेकिन टूटा नहीं। और इसी बीच पूरे जो सरकार ने अपना बिजनेस है वो पूरा हंगामे के बीच में ही पास करवा लिया। जो बिल पास करवाने थे 5 विधेयक आज जो है वो पास किए गए। 2 बार विधानसभा की कार्रवाई स्थगित भी हुई, लेकिन सब चीजों के बीच ये है कि चूंकि हर 5 साल के बाद में विधायकों को, विधानसभा के सदस्यों को जनता के बीच में जाना होता है और वहां से फिर से 5 साल के लिए एक कह सकते हैं विधानसभा में आने का पारपत्र यानी पासपोर्ट तैयार करके और जीत प्रमाण पत्र के साथ आना होता है। तो आज ये 15वीं विधानसभा का जो अंतिम कार्य दिवस था वो एक नई यादों के साथ में इतिहास के पन्नों में चला गया। बाबूलाल, आपने बताया कि लगातार बिलों की झड़ी लगी, जो भी फैसला पार्टी बेटा को दे या मुझे दे, मैं चुनाव लड़ूंगा, बेटा को चुनाव लड़ने के चांसेस कम करें और वैसे पार्टी हुक्म देगी जो मान लेंगे। तो आसिफ, विधायकों के सदन से बाहर निकलने का सिलसिला इस वक्त चल रहा है और बहुत ही भावुक लम्हा होना चाहिए था, लेकिन गोविंद मेघवाल जो है अभी बाहर आए हैं, उनसे बात कर लेते हैं। और खत्म कर दी सदन। और आप जानते हैं कि मदन जी दिलावर आए दिन सदन के अंदर गैर कानूनी तरीके से खड़े होते हैं, गलत शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, दिन भर हिंदू और मुसलमान करते हैं। और मैं तो ये कहूंगा बीजेपी के नेताओं को कि उल्टा ये अनुसूचित जाति के एक विधायक को गलत तरीके से इस्तेमाल करते हैं। गलत शब्द जो भी कहलाना चाहते हैं ये मदन दिलावर से कहलवाते हैं, जो कि उनके लिए भी अच्छा नहीं है और हमारे वर्ग के लिए भी अच्छा नहीं है। बहुत ही दुर्भाग्य की बात है कि एक लाल डायरी को लेकर के और जिस तरह से ये हंगामा करते आ रहे हैं, जिसका कोई औचित्य नहीं है, मात्र कल्पना मात्र की बात है। और एक हमारे ही साथी को इन्होंने किसी तरह से मैनेज करके और लाल डायरी दिखाई, और मैंने देखा यही जो आपके माइक और जो मीडिया खड़ा है, आपने सबने पूछा कि आप बताओ इस लाल डायरी में है क्या, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के नेता और जिन्होंने आरोप लगाया गुड़ा जी ने, ये कुछ भी नहीं बता पाए और उल्टा ये मंत्रियों पे उल्टा सीधा बोले, दुष्कर्मी तक की बात कह दी। इस बात को भूल गए कि भंवर सिंह जी कौन है, वो भी एक मंत्री है, वो उनके क्लोज रिलेटिव है, ब्रदर इन लॉ है, और आप दुष्कर्मी जैसे आरोप जो है बेबुनियाद लगवा रहे हैं, जो कि एक माननीय सदस्य के लिए शोभा नहीं देता। और मैं तो साफ कहना चाहूंगा कि अगर हम किसी के साथ रहते हैं और छोटी मोटी भूलें भी होती है जीवन में, तो वो भी हमें जो है बाहर पब्लिक के अंदर इस तरह से जो है डिस्क्लोज नहीं करना चाहिए। ये कंप्लीटली भारतीय जनता पार्टी हमारे ही नेता को अपने हाथ में लेकर उससे झूठ बोलवाकर, और मुझे दुख इस बात का है कि जो भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं और जो नरेंद्र मोदी जी इस देश के प्रधानमंत्री हैं, कि पहले तो सदन में झूठ बोला गया लाल डायरी को लेकर, फिर वहां लाल डायरी के पन्ने फाड़े गए, इसका मतलब साफ है उन पन्नों में कुछ नहीं था। फिर यहाँ जो है मीडिया के सामने झूठ बोला गया और उसके बाद देखा कि प्रधानमंत्री सीकर में दहाड़ रहे हैं। अरे प्रधानमंत्री जी, आपने झूठ के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए, पूरे विदेशों में थू हो रही है कि नरेंद्र मोदी से झूठा कोई प्रधानमंत्री नहीं है, और आपने सबूत दे दिया कि आपके पास में कांग्रेस के विरुद्ध में बोलने के लिए कुछ भी नहीं बचा है, आप मात्र झूठ बोल करके अपनी पार्टी को चला रहे हो। और मुझे दुख है इस बात का कि आप देखिए मणिपुर को पहली बार एक सूबेदार की पत्नी के साथ बलात्कार हो रहा है और उसके ऊपर चुप है, क्योंकि इन्होंने वही नीति अपना रखी है जो गुजरात में थी, वही मॉडल मणिपुर में है कि आदिवासी एक तरफ है और हिंदुओं का नाम देके मतई और कुकी के बीच में झगड़ा करा रहे हैं, और उस पर प्रधानमंत्री नहीं बोल रहे, मुख्यमंत्री बोलने को तैयार नहीं है, और उनका मुकाबला ये राजस्थान से करवाना चाहते हैं महिला एट्रोसिटी से, जो कि हमारे लिए बहुत सदमे की और दुख की बात है। चुनाव के बाद ही मिलेंगे आप लोग विधानसभा में, आप तो कितने लोग आ पाएंगे वापस? देखिए, ये कुछ नहीं कह सकते कौन आएगा और कौन जाएगा, ये पब्लिक के हाथ में है। लेकिन मैं आपको साफ कहना चाहता हूं, जो आदरणीय अशोक गहलोत जी ने योजनाएं दी है और जो मोदी और अमित शाह की ये जो असफलता है और जो झूठ बोलने की आदत है और जिस तरह से पूरे देश को बांटने का काम कर रहे हैं,
जिस तरह से राहुल गांधी जी को बाहर करने का काम किया पार्लियामेंट से, पहले कर्नाटक साफ हुआ है और राजस्थान के अंदर नो नीति पे चुनाव लड़ेंगे। एक तो भारतीय जनता पार्टी की असफलता पूरे देश में, महंगाई चरम सीमा पर है, मॉब लिंचिंग हो रही है, बेरोजगारी जबरदस्त है, भ्रष्टाचार जबरदस्त है, और दूसरी जो मुख्यमंत्री जी ने राहत कैंप लगाए हैं महंगाई के अंदर, आपको पता है 100 यूनिट बिजली, 2000 यूनिट बिजली, ट्यूबवेल पे फ्री, 25 लाख की चिरंजीवी योजना, स्वास्थ्य बीमा और ओपीएस दिया है। इन सारी योजनाओं को देखते हुए कांग्रेस का एक तरफा मन, राजस्थान की जनता का एक तरफा मन बन चुका है और निश्चित रूप से दोबारा कांग्रेस का राज बनेगा। इस राज को दिसंबर 23 में कोई भी कांग्रेस को आने से रोक नहीं सकता। खाजूवाला की जनता आपको वापस आशीर्वाद देगी, आपने 5 साल जो काम किए वापस सदन में आएंगे, इस पर क्या कहना आपका? मेरा यही कहना है कि खाजूवाला ने मुझे पहले भी रिकॉर्ड वोटों से जिताया है संभाग में, 31,089 वोटों से, और मैंने विकास के रिकॉर्ड तोड़ वहां काम किए हैं। और मैंने हर गांव के अंदर, आज मैं मौखिक रूप से बता सकता हूं, जैसे 500 करोड़ हमने जो है नहरों के अंदर दिए हैं। प्रत्येक नहर बन रही है जो 1970 के आसपास नहर बनी थी, और आज जल मिशन के अंदर 600 करोड़ रुपए दिए हैं। हमने वहां हॉस्पिटल दिए हैं, हमने रोडें देने का काम किया है, प्रत्येक स्कूल के अंदर कमरे बनाने का काम हुआ है, भाईचारा रहा है, और वो सारे विकास के काम लेकर के, और मुझे भरोसा है कि खाजूवाला की जनता भारी बहुमत के साथ जिताकर वापस सदन में भेजेगी। आप 5 बार वापस आ रहे हैं? नानी जी 5 बार वापस आ रहे हैं आप? तो भैया रखो, ये वीडियो पर आएंगे, अजमेर की जनता आशीर्वाद देगी। आज सदन में अंतिम दिन जिस तरह की स्थिति बनी वह लोकतंत्र के लिए शर्मनाक है, लोकतंत्र के लज्जाजनक है, क्योंकि जिस प्रकार से 5 विधेयक बिना किसी चर्चा के पारित कराए, वो भी उस मुद्दे पर एक एससी के विधायक को जिस तरह से निलंबित किया और आज उसको ना लेने पे सरकारी पक्ष अड़ा रहा, ये पूरे एससी के एमएलए का अन्याय है, उनका अपमान है। और उसके बाद अध्यक्ष जी, जब हमने लाल डायरी किया, गोड़ा जी ने 3 पन्ने किए, उसमें अध्यक्ष जी का भी नाम है। उसके कहता हूँ यदि अध्यक्ष जी का नाम है तो अध्यक्ष जी को उसके बाद सदन की अध्यक्षता नहीं करनी चाहिए थी और उस पे हट करके इसकी चर्चा करवानी चाहिए थी। वह चर्चा न करा के उसके ऐसे ऐसे बिल हैं जो जन विरोधी बिल हैं। विद्युत का बिल तो इतना खतरनाक है कि अब प्रत्येक यूनिट पर 1.5 रुपए से अधिक इसकी रेट बढ़ने जा रही है। पहले ये 100 यूनिट 200 यूनिट फ्री करके लोगों के दुगने तिगुने बिल आए, अब तो कई गुना बिल आएंगे। मैं तो जनता इन सारी बातों को लेकर के अब इनका आप खुद आ रहे हो चुनाव में निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी 2/3 से अधिक जीतने जा रही है, बहुमत प्राप्त करेंगे और इनके वो बुरे हाल होंगे जो इनके एक मंत्री कह रहे थे हम केवल एक फॉर्च्यूनर एक गाड़ी में आने जितने बचेंगे। मैं समझता हूँ पहले भी आपको ध्यान होगा, ये कहते थे नंबर 1 मुख्यमंत्री, दवाएं फ्री, जांचें फ्री, उसका आश्रय ये हुआ कि 21 तक सिमट गए। अब तो इनकी योजनाओं पे आज जब हमने पूछा कि आपके कितने आयोग और बोर्ड बने, उन्होंने कहा पिछले 3 साल में 19 बने, एक का भी न तो बजट प्रोविजन बताया, न एक की कोई उपलब्धि बताई, न एक का कोई गठन बताया, न एक का कोई ऑफिस बताया। उसके बाद अभी जो बने हैं ये तो धड़ाधड़ केवल लोगों को भ्रमित करके वोट लेने के पीछे पड़े हैं। लेकिन जनता जागरूक है, उनको वोट नहीं मिलने वाले। और गहलोत साहब का आज का दिन ये विदाई का दिन होगा। मैं समझता हूँ कि इसके बाद वापस नहीं आएंगे। सरकार के मंत्री आरोप लगा रहे हैं कि बीजेपी करने की बगत है गोड़ा की जो आरोप लगा रहे हैं। मंत्री तो इन्होंने बनाया, 2 बार सरकार इन्होंने उसको लेकर के बनाई और 2 बार मंत्री बनाने के बाद अब उसकी विधानसभा में उसकी पिटाई करना, मैं समझता हूँ इससे ज्यादा बुरा दिन नहीं होता। जब उपयोग कर लो तब तो साथ मिला दो। और खुद मुख्यमंत्री जी ने कहा 22 अक्टूबर 2022 को कि यदि गोड़ा वहां से डायरी नहीं लाते तो कोई मुख्यमंत्री और होता। जब सदन के पटल पर रखने जा रहा था, जो उसका अधिकार है, तो भी रखने नहीं दिया, तो ये तो लोकतंत्र का गला घोंटने के बराबर है। बीजेपी लेगी अपनी पार्टी में यदि वो अपने मोदी जी को अपना नेता मानेंगे और भारतीय जनता पार्टी की नीतियों पे जो भी विश्वास व्यक्त करेगा, ऐसा गुड़ा नहीं कोई भी व्यक्ति सादर आमंत्रित है, हम उसके बारे में विचार करेंगे। एक बार आने दीजिए, वो 2 बातों पे विश्वास तो करें, उसके बाद हम लोग मिल करके विचार करेंगे। आज भी जैसे हमने 30-35 से ज्यादा लोगों को ज्वाइन करवा चुके हैं, अभी भी मेरे पास 50 से ज्यादा इसके आवेदन पड़े हुए हैं। लोग डूबता हुआ जहाज छोड़ करके भारतीय जनता पार्टी, चाहे सरकारी अफसर हो, चाहे राजनेता हो, चाहे सीपीएम हो, चाहे बीएसपी हो, चाहे कांग्रेस हो, सबके नेता आने को आतुर हैं।
जरूर विचार करेंगे। अच्छा, ये भाई एक छोटा सवाल था, कुछ सदन में पूरा 5 साल चला, लेकिन कई विधायकों ने एक भी सवाल नहीं किया, कई ने। आपकी परफॉर्मेंस क्या रही? मैंने हर बजट में 100 प्रश्न जो हमारे मिलते हैं वो मैंने लगाया, लेकिन इस सरकार ने कोई 17 न करके जो हमारे सक्रिय विधायक हैं उनका गला घोटा है, ताकि 17 न करें, प्रश्न नहीं पूछ सकें। जनहित के मुद्दों से सरकार भागी हुई है, इसलिए उन्होंने नहीं पूछा। यह हत्या, बाकी मैंने लगभग 5 सत्रों में मैं समझता हूँ 500 उसके आसपास मैंने प्रश्न पूछे हैं और कई मुद्दे भी उठाए हैं। ऐसा कोई मुद्दा नहीं रहा, चाहे अजमेर का हो, चाहे राजस्थान का हो, चाहे सक्रिय जनहित से जुड़ा हो, वो मैंने नहीं उठाया। किसान कर्ज माफी को लेकर जो आयोग का विधेयक है, इसको किस रूप में रहती है? मैं समझता हूँ वह भी जो किसान विरोधी है, इससे किसान को कोई रियायत नहीं होने वाला। केवल एक आयोग का गठन किया है, उस आयोग की अनुशंसाएं मानना यह भी आवश्यक नहीं है। उसमें लिखा है केवल आयोग करेगा। मैं समझता 3 महीने में तो कोई आयोग बनेगा, अनुशंसा करेगा, किसका माफ होगा? उसे केंद्र सरकार से अनुशंसा की गई है। केंद्र क्यों माफ करेगा? भाई केंद्र से पूछ के आपने अपना वो जो प्रतिवेदन चुनाव के समय जारी किया था, उसे हमसे पूछ के जारी किया था क्या कि केंद्र करेगा तो ही जो है ना हम माफ करेंगे? आप में हिम्मत हो तो आप माफ करो ना। लेकिन केवल अब जब मौका आया है, आपने किसानों का विरोधी बन गए। इसी तरह से उज्जवल योजना में 500 का सिलेंडर, इनकी पोल खुल गई। 78 लाख लोगों का दस्तावेज इनके पास आया हुआ है। केवल माफ किया 14 लाख का, बाकी 64 लाख ने क्या कसूर किया? और जिन 14 लाख का किया उसमें भी आधा पैसा केंद्र का है, ये बता नहीं रहे। आज हंगामा रहा, जो एक अच्छी चर्चा होनी चाहिए थी, खुश मिजाज खत्म होना चाहिए था, वैसा नहीं हो पाया। मलाला आप लोगों को आज आपने जो देखा कि आज विधानसभा के कार्यकाल का अंतिम दिन था और अंतिम दिन भारतीय जनता पार्टी के विधायकों ने रोने की आवाज लगाई और रोककर अंतिम विदाई ली है। ये अपने असुगनिक है और आज लोगों में एक ही चर्चा है कि ये अंतिम दिन रोकर निकले हैं, ये इनके लिए शुभ संकेत नहीं है। और हम विश्वास के साथ कह सकते हैं कि लोकतंत्र में जनता माई बाप है और हम वापिस आ रहे हैं। कांग्रेस रिपीट हो रही है और लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी ने राजस्थान के लिए जो किया है वो आज दिन तक किसी में इतनी हिम्मत नहीं, जो राजस्थान के हर वर्ग को और हर क्षेत्र को जो माननीय लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी ने दिया है। उन्होंने एक ही बात कही, आप मांगते मांगते थक जाओगे, मैं देते देते नहीं थकूंगा। और वास्तव में लोगों ने आज एहसास किया है कि मुख्यमंत्री जी ने कभी किसी को निराश नहीं किया। कितनी सीटें लेकर के आ रहे हैं? मैंने पहले भी कहा लोकतंत्र में जनता माई बाप है, लेकिन हम पूरे विश्वास के साथ कह सकते हैं कि हमारी सरकार पूर्ण अच्छे बहुमत से आ रही है और ये रोकर निकले हैं। ये आने वाले समय ये इनके लिए शुभ संकेत नहीं है और मैं ज्यादा नहीं कह सकता हूं, लेकिन ये रोते रहेंगे और हम आते रहेंगे। एकजुट होकर लड़ेगी पूरी पार्टी पूरी। और राजधानी जयपुर से बड़ी खबर, बीजेपी की कल जयपुर में आयोजित रैली की भीड़ पर हाईकोर्ट सख्त। रैली के दौरान शहरवासियों को दिन भर जाम से जूझना पड़ा था। जयपुर में जाम की समस्या का हाईकोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया है। जस्टिस समीर जैन की अदालत ने स्वप्रेरित संज्ञान लिया। सरकार के अतिरिक्त महाधिवक्ता को हाईकोर्ट ने तलब किया है। पुलिस के आला अधिकारियों को कोर्ट में तलब किया है। पुलिस अधिकारियों से कल के जाम की स्थिति पर स्पष्टीकरण मांगा है। कल बीजेपी की ओर से सचिवालय घेराव के नाम पर प्रदर्शन किया गया था। तो ये हाईकोर्ट ने कल स्वतः संज्ञान लिया कल के जाम पर। चूंकि कल बीजेपी की रैली थी जयपुर के अंदर और प्रदेश भर से बीजेपी कार्यकर्ता इस रैली में शामिल होने के लिए पहुंचे थे, लिहाजा ज्यादा वाहन थे कल। पुलिस को काफी मशक्कत करनी पड़ी, काफी मेहनत करनी पड़ी जाम के लिए और पूरा शहर खास तौर पर स्टेचू सर्किल से लेकर सी स्कीम तक जाम से जूझ रहा था। राकेश शर्मा हमारे साथ जुड़ गए, उनसे बात करते हैं। राकेश, सुमोटो लिया है हाईकोर्ट ने स्वतः संज्ञान और कई अधिकारियों को हाईकोर्ट में तलब किया है कल के जाम के लिए। राकेश। बिल्कुल, देखिए आसिफ, निश्चित तौर पर जिस तरीके से कल राजधानी जयपुर में जो विकट हालात हुए थे, रेंग कर वाहन चल रहे थे, जिस तरीके से रैलियां निकाली जा रही थी और इस बारे में पहले किसी तरह की पूर्व सूचना जारी नहीं की गई थी ताकि आम जनता को परेशानी ना हो। और जिस तरीके से पुलिस के अधिकारी हो या प्रशासन के अधिकारी हो, उनकी जो एक जिम्मेदारी बनती है कि एक शहर की सुचारू यातायात व्यवस्था बनी रहे, लोगों को परेशानी ना हो
ना ही किसी तरीके से रूट डाइवर्ट किए गए थे और पुलिस ने जहां चाहा वहां बैरिकेड्स लगा दिए, तो राहगीर जो निकल रहे थे उनको भारी समस्याओं का सामना करना पड़ा। खासतौर पर क्योंकि हाईकोर्ट के सामने वाला जो एरिया था, सचिवालय के आसपास बीजेपी का घेराव था, बीजेपी के जितने भी जो कार्यकर्ता वहां पर पहुंचे थे वो ऐसे इंतजामात के जरिए वहां पर पहुंचे थे कि शहर के चारों तरफ बसें, पैदल यात्री, तो जो लोग निकल रहे थे, जिन लोगों को समय पर कहीं पहुंचना था, जो एम्बुलेंस मरीजों को लेकर के जा रही थी, वो कल जाम में फंसी। तो हाईकोर्ट ने जवाब तलब किया है उन प्रशासनिक अधिकारियों से जिनकी जिम्मेदारी है कि जो ट्रैफिक व्यवस्था को मैनेज करें, जो कानून व्यवस्था को लागू कर सके। कल शहर में कहीं कानून व्यवस्था नजर नहीं आया था। जो पुलिस थी वो पूरी तरीके से जी राकेश, रैली। जानकारी के लिए आपका धन्यवाद। और ये खबर राजधानी जयपुर से ही है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी का बयान, लाल डायरी से सरकार डरी हुई है। सीपी जोशी ने कहा, जयपुर से दिल्ली तक कांग्रेस के नेता परेशान हैं। सरकार आखिर क्या छिपाना चाहती है? सरकार ने गुड़ा को मंत्री बनाया था, गुड़ा ने ही सरकार पर सवाल खड़े किए हैं। देखिए, लाल डायरी में आखिर ऐसा क्या है कि मुख्यमंत्री जी और पूरी सरकार डरी और सहमी हुई है? क्या काले कारनामे हैं, क्या काले चिट्ठे हैं? जयपुर से दिल्ली तक आखिर क्यों इस लाल डायरी को लेकर चिंतित हैं कांग्रेस पार्टी के नेता? और मुख्यमंत्री जी ने स्वयं कहा था कि राजेंद्र गुड़ा जी ने मेरी सरकार बचाई, अगर ये नहीं होते तो मैं संकट में आ जाता। उन्होंने स्वयं स्वीकार किया है और आप लोगों के माध्यम से वो प्रदेश की जनता ने देखा है। धर्मेंद्र राठौड़ जी ने स्वयं कहा है कि हाँ, लाल डायरी मेरे यहां से गई है। और उस समय जब लाल डायरी को उस मंजिल से लेकर छीन कर जब नीचे फेंका गया, तो वो भी आप लोगों के माध्यम से पूरे प्रदेश की जनता ने देखा है। तो मुख्यमंत्री जी आखिर क्या छिपाना चाहते हैं? और ये खबर अलवर बस में कांग्रेसी नेता भिड़ गए। बैरोड में सुरभि मैरिज होम में भिड़े कांग्रेसी नेता। कांग्रेस कार्यकर्ताओं में बैठक के दौरान लात घुसे चले, एक दूसरे पर कुर्सियां फेंकी गई। कांग्रेस नेता मौके से अब रफू चक्कर हो चुके हैं। तो बताया जा रहा है अलवर में ये लोग आपस में भिड़ गए, कुर्सियां फेंकी गई। ये वो तस्वीरें हैं एक मैरिज होम की, इसका नाम सुरभि मैरिज होम है। कार्यक्रम के दौरान सभी इकट्ठा हुए थे और आपस में ही लड़ने लगे। ये तस्वीरें, कुर्सियां उछली, लात घुसे चले और अब सभी रफू चक्कर। ये कांग्रेसी कार्यकर्ता थे, एक कार्यक्रम के दौरान इकट्ठा हुए थे और ये कांग्रेसी कार्यकर्ता आपस में ही वहां पर लड़ने लगे। और राजेंद्र हमारे साथ जुड़ गए बैरोड से, उनसे बात करते हैं। राजेंद्र, कौन लोग थे, क्या कार्यक्रम था, क्यों आपस में झगड़ा हुआ? ये पूरा मामला अलवर जिले के बहरोड का है, जहां पर कांग्रेस के जिला अध्यक्ष योगेश मिश्रा की मौजूदगी में कांग्रेसी कार्यकर्ता हैं जो आपस में उलझ गए हैं और उलझने के बाद एक दूसरे पर जमकर रात घुसे चले हैं और दौरान हंगामा हुआ और काफी देर तक ये दोनों पक्ष आपस में भिड़ते रहे। क्योंकि चुनाव नजदीक है, इस बात को लेकर के आज जो प्रत्याशी हैं, उनके समर्थक हैं, वो कहीं न कहीं अब बेकाबू होते जा रहे हैं। लगातार अपने जो पक्ष के नेता को समर्थन के लिए आगे कुर्सियों को लेकर के चुनावी मुद्दों और बोलने के लिए कि वो इस तरीके से मंच पर उनको भाषण के लिए बुलाया जाए, इस तरीके की बातों को लेकर के विवाद शुरू हुआ और उसके बाद दो पक्षों के जो लोग हैं वो आपस में भिड़ गए। जी राजेंद्र, जानकारी के लिए आपका धन्यवाद। तो ये कार्यक्रम के दौरान इकट्ठा हुए बैरोड में और आपस में ही यहां पर लड़ने लगे, लात घूसे चले। तस्वीरों में आप देख सकते हैं बैरोड की एक घटना है। ये तमाम कांग्रेसी कार्यकर्ता है।
एक बार फिर से कोशिश करते हैं राजेंद्र से बात करने की। राजेंद्र, जैसा कि आपने बताया कि इस कार्यक्रम के दौरान ये सभी लोग इकट्ठा हुए थे, इसके बाद क्या जो है कोई बड़ा चेहरा सामने आया बात करने के लिए, स्थिति को संभालने के लिए? राजेंद्र, मेरी आवाज मिल रही है आपको? लगता है संपर्क टूट गया है। अलवर से खबर है, ये कांग्रेसी कार्यकर्ता अलवर बहरोड में आपस में भिड़े, लात घुसे चले, कुर्सियां उछली, लेकिन ये अब यहां से गायब हैं। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।